वेलकम बीज। दंगल बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फिल्म्स में से एक थी। रिसेंटली फरवरी 19 2024 को दंगल एक्ट्रेस सुहानी भटनागर, जिन्होंने दंगल मूवी में यंग बबीता फोगाट का रोल प्ले किया था, उनकी डेथ हो चुकी है एक ऐसी रेयर डिजीज के चलते जिसका हमारी मेडिकल साइंस के पास अभी तक कोई क्योर नहीं है। 20 सुहानी भटनागर एक काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस थी और उनकी फैमिली और फ्रेंड्स की बात माने तो वो काफी पैशनेट भी थी अपने इस एक्टिंग करियर को लेकर। और फैमिली ने ये भी कहा है आगे चलकर कि इनके जो ये डिजीज के जो सिम्टम्स थे ये अभी सिर्फ 2 महीने पहले ही देखने को मिले थे उनकी डेथ से, और एक्चुअली डिजीज का जो पता चला था वो सिर्फ उनके डेथ के 10 दिन पहले ही पता चला था। 7 फरवरी पे वापस चले तो सुहानी भटनागर, जो कि सिर्फ 19 साल की थी, उन्हें एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। हालांकि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के चलते 16 फरवरी को उनकी डेथ हो गई। सुहानी भटनागर की मम्मा ने बताया कि उनके डेथ के सिर्फ 2 महीने पहले ही सुहानी भटनागर के हाथ में कुछ रेड स्पॉट्स देखने को मिले थे, और जब उन्होंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो कोई भी डॉक्टर इस चीज को डायग्नोज नहीं कर पाया था कि उन्हें इतनी खतरनाक, इतनी रेयर डिजीज थी। और फिर उनके पापा ने ये बताया कि 2 महीने के पीरियड में सुहानी भटनागर की जो हेल्थ थी वो और भी ज्यादा खराबी होती गई थी और कोई भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस दिख नहीं रहे थे। इसके अलावा उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था और काफी ज्यादा पानी भी जमा हो गया था, जिसके कारण उनकी कंडीशन और डिटोरिएट की। और बाद में उनको जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो उन्हें वेंटिलेटर पे भी रखा गया था, पर सैडली फिर उनकी डेथ हो गई। अब बात करें हम इस डिजीज डर्मेटोमायोसाइटिस की, तो डॉक्टर्स का कहना है कि ये काफी रेयर डिजीज है और इसके बेसिक सिम्टम्स जो है वो हाथ में रैशेस या बॉडी पे कहीं और रैशेस और मसल वीकनेस ही है, और इसके अलावा कोई अर्ली स्टेज सिम्टम्स जनरली देखा जाता नहीं है। ये बच्चों और बड़ों में किसी को भी हो सकता है, और जनरली बड़ों को ही होता है, और बड़ों में भी मेजरली फीमेल्स को ये ज्यादा होता है। एडल्ट्स की बात करें तो 40 से 60 साल के लोगों में ही सबसे ज्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं, और बच्चों में 5 से 15 साल के बीच में। लेकिन फिर डॉक्टर यही कहते हैं कि एडल्ट्स में ही ज्यादा होता है और बच्चों में इसके केसेस काफी कम देखने को मिलते हैं। हालांकि इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव किए जा सकते हैं, और जो कंडीशन वर्सन हो रही है उस कंडीशन को और बेटर किया जा सकता है विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, ताकि मसल की स्ट्रेंथ वापस रीगेन की जा सके और ये जो रैशेस हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके, जो कि फर्दर इस डिजीज को फाइट करने में हेल्प करता है। लेकिन फिर भी इस डिजीज का कोई परमानेंट क्योर नहीं है और वो डिजीज वापस भी हो सकती है या वो सिम्टम्स वापस देखने को मिल सकते हैं। अब डर्मेटोमायोसाइटिस की बात करें तो डॉक्टर्स ये तो कहते ही हैं कि इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है, पर साथ में ये भी कहते हैं कि ये भी नहीं पता कि ये डिजीज होती कैसे है। इसके पीछे कई फैक्टर्स बताए जाते हैं कि डिजीज क्यों हो सकती है, जैसे कि कुछ जेनेटिक कंडीशंस या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स या इम्यूनिटी का वीक होना, जैसे ये सारे फैक्टर्स लिस्ट आउट किए जाते हैं कि ये पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं इस डिजीज के होने के पीछे। हालांकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कोई भी एविडेंस पे हम कंक्लूसिवली ये बात नहीं कर सकते कि ये डिजीज इसी वजह से होती है। अब ये डिजीज इतनी रेयर है कि इसकी स्टडीज करना भी काफी डिफिकल्ट है, या इसके बारे में जानना और भी काफी डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप इस केस स्टडी को ले सकते हैं जो कि 1967 से 2007 के बीच में कंडक्ट करवाया गया था 10 लाख लोगों के ऊपर, जिसमें कि पाया गया था कि 10 लाख लोगों में से 10 लोगों को भी ये डिजीज नहीं थी, जो कि इस डिजीज को काफी रेयर बना देती है। क्योंकि अगर आप टाइम स्पैन भी देखें तो 40 साल के टाइम स्पैन में ये डिजीज 10 लोगों से भी कम लोगों को थी, तो इसे काफी रेयर डिजीज बना देता है और इसके स्टडी को और भी डिफिकल्ट बना देता है ये जानने के लिए कि ये डिजीज क्यों होती है, और इसके क्योर्स डेवलप करने के लिए भी ये काफी बड़े चैलेंजेस हैं। अब इसके कॉजेज में स्लाइटली डिटेल में चलें तो सबसे पहला तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताए जाते हैं, जैसे कि आपको वायरल इन्फेक्शन होना, या फिर सन से ओवर एक्सपोजर होना, या स्मोकिंग। अब स्मोकिंग का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आप स्मोक करते हैं तो ही आपको हो सकता है। अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी लोग स्मोक करते हैं तो इनडायरेक्टली आप भी उस धुएं को इनहेल कर रहे हो, और ये भी एक पोटेंशियल रीजन या थ्रेट हो सकता है आगे चल के इस डिजीज के लिए। इसके अलावा इन्फेक्शन बताए जाते हैं कि कुछ इन्फेक्शन या सीवियर इन्फेक्शन होने पर ये इस डिजीज को लीड कर सकते हैं। इसके बाद जो 2 फैक्टर्स बताए जाते हैं या 2 कॉजेज बताए जाते हैं
वो सबसे बड़े कॉजेज माने जाते हैं इस डिजीज की तरफ। सबसे पहला तो ड्रग्स का लेना। अब ड्रग्स का लेना सिर्फ इलीगल ड्रग्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि मेडिकली प्रेस्क्राइब ड्रग्स भी कई बार अपने साइड इफेक्ट्स के चलते आपको इस डिजीज की तरफ ले जा सकती हैं। जैसे कि पेनिसिलिन हो गया या कुछ प्रेस्क्राइब वैक्सीनेशंस हो गए, जिनकी की साइड इफेक्ट्स की वजह से ये देखा जाता है कि ये डिजीज की तरफ ले जाते हैं। अब चौथा जो फैक्टर है वो औरतों में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, जो कि ये रेडिएशन। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जितने औरतों को ये डिजीज हुई थी, मेजॉरिटी ऑफ द औरतों की लाइफ में वो एक हाई इंटेंसिटी यूवी रेज से अफेक्टेड थी, या उनकी लाइफ में हाई इंटेंसिटी यूवी रेज का काफी ज्यादा एक्सपोजर था, जो कि अल्टीमेटली इस डिजीज की तरफ ले जाता है। अब हाई इंटेंसिटी यूवी रेज या नॉर्मली भी हम यूवी रेज की बात करें तो वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी होते हैं, तो आपको जितना हो सके उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर इस डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मेजर कॉम्प्लिकेशंस में पहला तो फूड से रिलेटेड है कि अगर आपका फूड पाइप या ईसोफेगस इफेक्ट होता है तो आपको खाना खाने में प्रॉब्लम आएगी, जो कि डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रॉब्लम इतनी सीवियर भी हो सकती है कि वो आपको माल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप खाना खाना लगभग आपके लिए नामुमकिन सा ही हो जाएगा। और दूसरा मेजर प्रॉब्लम ये बताते हैं कि अगर आपके फूड पाइप और विंड पाइप इफेक्ट होते हैं तो आपका जो खाना या कोई और अनवांटेड सब्सटेंस है जो कि आप माउथ के थ्रू इनटेक लेते हैं वो विंड पाइप में एंटर कर सकता है, और किसी भी अनवांटेड चीज का विंड पाइप में एंटर करना वो वैसे ही काफी डेंजरस होता है। इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जैसे ईसोफेगस वीक हुआ है वैसे विंड पाइप भी वीक हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है आपके लिए, क्योंकि आपके हो सकता है सांस फूलने लगे या और भी कोई मेजर सीरियस प्रॉब्लम हो जाए। और फोर्थ जो मेजर कॉम्प्लिकेशन बताया जाता है वो कैल्शियम डिपॉजिट है। हालांकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है कि बॉडी में जगह जगह कैल्शियम डिपॉजिट होती है, जो कि अच्छी बात नहीं है बॉडी के लिए। अब अगर हम सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें जो इस डिजीज की वजह से होती है, उसमें तो दो मेजर बताए जाते हैं, एक हार्ट अटैक और एक कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स। पास्ट केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का ये डिजीज थी वो आगे चल के कैंसर में टर्न हो गया। और हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट भी एक मसल ही है, तो अगर आपका मसल वीक हो रहा है, हार्ट मसल्स वीक होते हैं, तो हार्ट अटैक के भी चांसेस बन जाते हैं। अब 20 अगर इसके मेजर सिम्टम्स की बात करें तो मेजर तो वो दो ही हैं कि जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि स्किन में चेंजेस आना, यानी कि रेड स्पॉट्स का दिखना या रैशेस का दिखना, और मसल्स का वीक होना। मसल्स का वीक होना एक काफी बड़ा इंडिकेशन है इस डिजीज के लिए। और दूसरा आपके आईलिड्स का सूज जाना, या फिर बॉडी पार्ट्स जो सन से बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं आपके, उन पर डीप पर्पल या रेड स्पॉट्स बन जाना या रैशेस बन जाना, ये सारे मेजर सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज के लिए। इसके अलावा जॉइंट्स में प्रॉब्लम, बोन जॉइंट्स जैसे नी में या एल्बो में प्रॉब्लम होना, यानी कि पेन होना, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और ईसोफेगल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सिम्टम्स हैं इस डिजीज के। और उसके अलावा आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि अल्सर या फिर फीवर आ सकता है इस डिजीज के चलते, तो आप जाके चेकअप करवा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये डिजीज होने के चांसेस हैं। अब अगर इस डिजीज की बात करें तो इसका डायग्नोज करना या आपको जो चेकअप करवाना है वो आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा, और घर पे बैठ के इसका पता नहीं लगाया जा सकता। जनरली ब्लड टेस्ट के थ्रू इसका फॉलोअप होता है, हालांकि उसके अलावा और भी कुछ टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि चेस्ट के एक्सरेज या फिर एमआरआई, जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। इन सब टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है इस प्रॉब्लम को या इस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, और फिर आपका डॉक्टर ही आपको रिपोर्ट और प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। और इस डिजीज को प्रिवेंट करने की बात करें तो वो काफी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि इसको प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि ये रेयर है तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है लोगों के लिए, पर इसको प्रिवेंट करने का भी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स को एक्चुअली पता ही नहीं है कि डिजीज होती कैसे है। तो डॉक्टर ये सजेस्ट ही नहीं कर सकते कि आप क्या करो और क्या ना करो जिससे इस चीज को प्रिवेंट किया जा सके। अब अगर हम इसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर आए तो डॉक्टर्स का मानना है कि इसका कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं है जिससे इसको पूरी तरीके से क्योर किया जा सके, क्योंकि डॉक्टर्स को ये फिर से बात पता ही नहीं है कि ये होता क्यों है। पर डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर इसे जल्दी डायग्नोज कर लिया जाए तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, या इसके जो सिम्टम्स हैं उनको प्रिवेंट या स्लो डाउन किया जा सकता है,
जो कि इस डिजीज को रोकने में मदद करेगा या डेथ से एटलीस्ट आपको बचा सकता है। जिसमें कि पहली चीज बताई जाती है कि आप स्पीच थेरेपी की मदद ले सकते हैं, कि जैसे अगर आपके थ्रोट के आसपास के मसल्स इफेक्ट हुए हैं तो आप स्पीच थेरेपी के थ्रू आप उस मसल को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा फिजिकल थेरेपी भी होती है जो कि आपके मसल को रिबिल्ड करने में मदद करेगी और आपके मसल स्ट्रेंथ को वापस रिगेन करने में भी आपको मदद करेगी। इनके अलावा डॉक्टर्स इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम की मदद करता है ये रोकने में कि वो हेल्दी टिश्यूज और मसल्स को आगे डैमेज ना करें और बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब अगर बात करें कि ट्रीटमेंट लेने के कितने टाइम बाद आप बेटर फील करना स्टार्ट करेंगे या वापस पहले जैसा फील करना स्टार्ट करेंगे, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। इसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं और कुछ महीने भी, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हुई है और आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है और आप कौन से थेरेपी या कौन से मेडिकेशंस ले रहे हैं। एंड फाइनली डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी मेंटेन करें और प्रिकॉशंस लेकर चलें, क्योंकि सिर्फ इसी डिजीज को रोकने में मदद नहीं करेगा ये, बल्कि और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी लाइफ में जो कि काफी सीरियस भले ही ना हो, पर जैसे कि आपके जॉइंट्स में पेन होना या कहीं और कोई प्रॉब्लम, इन सब को भी प्रिवेंट करने में मदद करता है और बाकी जो मेजर इश्यूज है उनको तो रोकने में मदद करता ही है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें और डॉक्टर्स जो मेजर रिकमेंड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हंसिए और खुश रहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ हंसने और खुश रहने से भी काफी हद तक ठीक रहती है।